प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है आपकी बायोलॉजी का, जीव जनन कैसे करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल और बेस्ट नोट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस के अंदर आप 100% फुल मार्क्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं पढ़ा है, उन चैप्टर के नोट्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी चैप्टर के नोट्स के जो वीडियोज हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आराम से, और चैनल पर प्लेलिस्ट है वो भी बना रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान साइंस के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 7 है आपके बायोलॉजी का जो जीव जनन कैसे करते हैं, तो चैप्टर का नाम है आपके जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आपका भी ड्रीम 100 का है साइंस में तो आप पूरा कर सकते हैं। आपको केवल ये नोट्स हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है 7297831166, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है और ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जनन के बारे में, यानी जनन क्या होता है, जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए जनन की परिभाषा आपको क्या याद रखनी है कि किसी जीवधारी द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप अथवा संतान का उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यानी जनन की परिभाषा क्या होगी, किसी जीवधारी द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप अथवा संतान का उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। उसके बाद में जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, यानी जनन के प्रकार। तो जनन है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला प्रकार है आपके अलैंगिक जनन और दूसरा प्रकार है आपके लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों के बारे में हम फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में देखिए डीएनए, तो यहाँ पर डीएनए के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई गई है। तो डीएनए क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए डीएनए का पूरा नाम आपको याद रखना है हिंदी में और इंग्लिश में। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ओके, और हिंदी में डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये आपको याद रखना है। और डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुण है उनका क्या होता है, संदेश होता है। यानी जो डीएनए के जो अणु होते हैं उनमें क्या होता है, जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनका संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। और डीएनए की प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है। तो जनन की मूल घटना क्या है, डीएनए का प्रतिकृति बनना, ये भी आपको याद रखना है। डीएनए की प्रतिकृति का बनना किसकी मूल घटना है, जनन की मूल घटना है। उसके बाद में देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है कि डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो डीएनए की जो प्रतिकृति है उसका प्रजनन है, जनन है, उसमें क्या महत्व है। तो इसका उत्तर आपको देना है कि डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। डीएनए में क्या होता है, आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो निहित होती हैं। और डीएनए है वो गुणसूत्रों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी डीएनए गुणसूत्र के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और डीएनए द्वारा अपने जैसे ही प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है। डीएनए में क्या होता है, डीएनए के द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप बनाने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। ऐसा डीएनए के प्रतिकृतिकरण के द्वारा होता है। इसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए की मात्रा है वो संतुलित बनी रहती है। तो ये इसका आंसर है, ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके अलैंगिक जनन। अब देखिए जनन के जो 2 प्रकार हैं, एक तो अलैंगिक जनन है, अनसेक्सुअल है, और एक आपके जो सेक्सुअल है
जो लैंगिक जनन है इनके बारे में हम फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन होता क्या है, यानी अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है। तो इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। यानी अलैंगिक जनन में क्या होता है, इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार का जो जनन है वो एक कोशिकीय जीवों जैसे या फिर कुछ प्राणियों या पादपों में पाया जाता है। इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी अलैंगिक जनन क्या होता है, इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार जनन एक कोशिकीय जीवों या कुछ प्राणियों में या कुछ पादपों में पाया जाता है और इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है जो आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में देखिए अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं, जो मेथड्स हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% आपके एक क्वेश्चन से वो पूछा जाएगा। तो अलैंगिक जनन की विधियां, पहली विधि का नाम है आपके विखंडन, दूसरी विधि का नाम है आपके खंडन और तीसरी विधि का नाम है आपके द्विविखंडन और 4 नंबर जो विधि है उसका नाम है बहुविखंडन और 5 नंबर है आपके मुकुलन और 6 नंबर है आपके बीजाणु निर्माण और 7 नंबर है आपके पुनरुद्ध भवन या पूर्ण जनन और 8 नंबर है आपके कायिक जनन। तो इन 8 मेथड्स के बारे में, 8 विधियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो अलैंगिक जनन की जो फर्स्ट मेथड है आपके विखंडन। तो विखंडन के बारे में पढ़ेंगे, यानी विखंडन क्या होता है। तो विखंडन क्या होता है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव टुकड़ों में टूटकर नए जीवों का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। और विखंडन है वो 2 प्रकार का होता है। यानी विखंडन क्या होता है, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव टुकड़ों में टूटकर नए जीवों का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। और विखंडन जो विधि है वो 2 प्रकार की होती है। इसमें पहला प्रकार है आपके द्विखंडन। अब द्विखंडन क्या होता है कि कुछ एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है आदि में कोशिका है वो 2 भागों में बट जाती है। यानी कुछ एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में कोशिका है जो सेल है वो 2 भागों में बट जाती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। प्रत्येक भाग क्या करता है, नए जीव का निर्माण कर लेता है। प्रत्येक भाग क्या कार्य करता है, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, द्विखंडन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है अमीबा में द्विखंडन। अब अमीबा में द्विखंडन को समझाइए। तो अमीबा में द्विखंडन है वो किस प्रकार से होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका है वो पहले लंबी हो जाती है, साथ ही इसका जीवद्रव्य और केंद्रक की जो लंबाई, केंद्रक भी लंबाई में फैल जाता है। यानी अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका पहले लंबी हो जाती है, साथ ही इसका जीवद्रव्य और केंद्रक है वो भी लंबाई में फैल जाता है। अब इसके बीचों बीच एक खांच उत्पन्न होती है जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को 2 भागों में विभाजित कर देती है। इस प्रकार 2 संतति अमीबा है वो बन जाते हैं। और ये आप डायग्राम है, चित्र है, आप देख सकते हैं अमीबा में द्विखंडन। तो अमीबा में द्विखंडन का जो डायग्राम है, जो चित्र है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकता है और इसको आपको अच्छे से याद करना है। इसको मैंने हाईलाइट किया है कि द्विखंडन विधि के द्वारा कौन कौन से जीवों में जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो द्विखंडन विधि के द्वारा अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना जैसे एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी राधे राधे नहीं लिखा है, तो सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। उसके बाद में देखिए दूसरा जो प्रकार है वो है बहुविखंडन। ओके, अब बहुविखंडन क्या होता है कि कुछ एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा है,
प्लाज्मोडियम है, मलेरिया यानी परजीवी में अत्यधिक ताप तथा शीत से बचने के लिए यह अपने चारों ओर पुट्टी बना लेते हैं और इसका केंद्रक तथा कोशाद्रव्य अनेक बार विभाजन करके अनेक पुत्री कोशिकाएं बना लेता है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुट्टी की जो भित्ति है वो फट जाती है और नन्हे जीव बाहर निकल आते हैं। तो बहुविखंडन क्या होता है कि कुछ एककोशिकीय जीवों जैसे अमीबा है, प्लाज्मोडियम है या फिर मलेरिया परजीवी है, इनमें क्या होता है अत्यधिक ताप और शीत से बचने के लिए यह अपने चारों ओर पुट्टी बना लेते हैं और इसका केंद्रक और कोशाद्रव्य अनेक बार विभाजन करके अनेक पुत्री कोशिकाएं बना लेता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर जो पुट्टी की भित्ति है वो क्या हो जाती है, फट जाती है और जो नन्हे जीव हैं वो बाहर निकल आते हैं। उसके बाद में देखिए इसमें एक नोट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस नोट को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि बहुविखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन वो मुख्य रूप से किस में होता है, एक तो अमीबा में होता है, एक प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी आदि में होता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि बहुविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन वो मुख्य रूप से अमीबा में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है या फिर मलेरिया परजीवी आप कह सकते हैं। उसके बाद में देखिए प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, अब प्लाज्मोडियम है उसमें बहुविखंडन किस प्रकार से होता है, तो प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी में कोशिका के चारों ओर एक रक्षी आवरण बन जाता है और इस आवरण के अंदर केंद्रक अनेक बार विभाजित होता है। प्रत्येक पुत्री केंद्रक के चारों ओर जीवद्रव्य की थोड़ी थोड़ी मात्रा भी एकत्रित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है और अनुकूल मौसम में बाह्य आवरण है वो फट जाता है और पुत्री केंद्रक है वो स्वतंत्र जीव के रूप में बाहर निकल आते हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि प्लाज्मोडियम है उसमें बहुविखंडन किस प्रकार से होता है कि प्लाज्मोडियम यानी जो मलेरिया परजीवी है उसमें कोशिका के चारों ओर एक रक्षी आवरण बन जाता है। इस आवरण के अंदर केंद्रक है वो अनेक बार विभाजित होता है और प्रत्येक पुत्री केंद्रक के चारों ओर जीवद्रव्य की थोड़ी थोड़ी मात्रा है वो इकट्ठा हो जाती है। अनुकूल मौसम में बाह्य आवरण है वो फट जाता है और पुत्री केंद्रक है वो स्वतंत्र जीव के रूप में बाहर निकल आते हैं। और ये डायग्राम है, चित्र है प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए दूसरी विधि है आपके अलैंगिक जनन की खंडन। अब खंडन क्या होता है, खंडन विधि क्या है, इस विधि में एक जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, टूट जाता है और यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। कि खंडन विधि क्या होती है, इस विधि में एक जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो स्पाइरोगाइरा है इसको अच्छे से याद रखना है, इसको मैंने हाईलाइट किया है, ये बोर्ड एग्जाम में सीधा वार कर सकता है आपके। स्पाइरोगाइरा में खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो कौन से जीवों में खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन, तो उसका नाम है स्पाइरोगाइरा। अच्छे से आपको याद रखना है और जय श्री श्याम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है, जरूर लिखना है। उसके बाद में तीसरी विधि का नाम है आपके पुनरुद्भवन या पूर्ण जनन। अब देखिए पुनरुद्भवन या पूर्ण जनन क्या है, पुनरुद्भवन का दूसरा नाम है आपके पूर्ण जनन। ओके, कुछ जीवों में जीव का स्वस्थ कोशिका युक्त भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। कि कुछ जीवों में जो जीव है उसका स्वस्थ कोशिका युक्त भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है, इसे हम पुनरुद्भवन कह सकते हैं या पुनर्जनन कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्पंज, हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो स्पंज, हाइड्रा और प्लेनेरिया आदि में
कौन सी विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो पुनरुद्भवन कह सकते हैं या पुनर्जनन कह सकते हैं। और हरे कृष्णा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उसके बाद में देखिए प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, तो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन किस प्रकार से होता है, तो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन अथवा पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा संपादित होता है और इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण द्वारा अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं और कोशिकाओं के इस समूह में परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं उत्तक बनते हैं और यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप से और क्रम से होता है, जिसे क्या कहते हैं, परिवर्धन कहते हैं। और परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेनेरिया में किस प्रकार से पुनर्जनन होता है, किस प्रकार से पुनरुद्भवन होता है। तो यहाँ पर ये इसका डायग्राम है जो आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से आपको इसको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है फिर से जिसको हमने हाईलाइट किया है कि अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय के जीव हैं। तो एक कोशिकीय के जीवों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं, एक अमीबा है और एक पैरामीशियम है। ओके, और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं 4 नंबर जो विधि है उसका नाम है मुकुलन। अब मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन वो किस प्रकार से होता है, तो कुछ जीवों जैसे यीस्ट, हाइड्रा आदि के शरीर में एक छोटी कलिका निकलती है। इस कलिका में जीवद्रव्य और केंद्रक का भाग भी होता है। अंततः यह कलिका मात्र जीव से पृथक होकर अलग होकर नए जीव का निर्माण करती है। और यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो फिर से आ रहा है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है। तो ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ईस्ट और हाइड्रा है उसमें कौन सी विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो उस विधि का नाम आपको याद रखना है मुकुलन विधि। ओके, उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपके हाइड्रा में मुकुलन। अब देखिए हाइड्रा है उसमें मुकुलन विधि के द्वारा किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, तो हाइड्रा में कायिक प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। यानी जो हाइड्रा है, जो ईस्ट है, उनमें कायिक प्रजनन है वो किसके द्वारा होता है, मुकुलन विधि के द्वारा होता है। और हाइड्रा में आधार से कुछ ऊपर की कुछ कोशिकाएं विभाजित होकर एक बटन जैसी रचना बनाती हैं और इस रचना को कलिका कहते हैं। इस रचना को क्या कहा जाता है, कलिका कहा जाता है। और यह कलिका वृद्धि करती है, यह कलिका क्या करती है, वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है। और इसके अग्रभाग पर, इसके आगे के भाग पर छोटे छोटे स्पर्शक बन जाते हैं और यह एक शिशु हाइड्रा का रूप ले लेती है और मात्र जीव से अलग होकर स्वतंत्र जीवन यापन करती है। और हाइड्रा में मुकुलन का जो डायग्राम है, जो चित्र है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आपके मुकुल है और यहाँ पर क्या है, स्पर्शक हैं। ओके, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में 5 नंबर जो विधि है वो है कायिक प्रवर्धन। अब देखिए कायिक प्रवर्धन क्या है कि अनेक पौधों में ऐसी कायिक संरचनाएं पाई जाती हैं जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। कि अनेक पौधों में ऐसी कायिक संरचनाएं पाई जाती हैं जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आलू के कंद, ब्रायोफिल्लम और केलेंचो पर्णकलिकाएं, और अदरक है उसमें प्रकंद, और अरबी में घनकंद इत्यादि। ये सब किसके उदाहरण है, कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं। और कायिक प्रवर्धन की दूसरी जो परिभाषा है वो भी आप याद रख सकते हैं कि वह जनन जिसमें पौधे के किसी भी कायिक भाग जैसे स्तंभ है, जड़ व पत्ती से नया पौधा बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कि वह जनन जिसमें पौधे के किसी भी कायिक भाग, स्तंभ, जड़ व पत्ती से नया पौधा बन जाता है, नए पौधे का निर्माण होता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उसके बाद में देखिए कायिक प्रवर्धन के लाभ। अब कायिक प्रवर्धन है उसके क्या क्या लाभ है, तो इसमें पहला लाभ है कि इससे प्राप्त पौधे जनकों के समान लक्षणों वाले होते हैं, अतः कायिक प्रवर्धन से वांछित पौधे वो तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा है कि वे पौधे जो बीजों के द्वारा उत्पन्न नहीं होते
उन्हें कायिक प्रवर्धन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, कि वे पौधे जो बीजों के द्वारा उत्पन्न नहीं होते उन्हें हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 लाभ कायिक प्रवर्धन के आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में है ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन। अब ब्रायोफिल्म है उसमें कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, तो ब्रायोफिल्म में पत्तियों के द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ब्रायोफिल्म में क्या होता है, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रजनन होता है। इसमें पत्तियों के किनारों की खांचों से पर्णकलिकाएं निकल आती हैं जिनमें जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं और ये कलिकाएं पत्तियों से विलग होकर भूमि पर गिरकर नए पौधे को जन्म देती हैं। तो यहाँ पर इसका जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं, ब्रायोफिल्म की पत्ती और यहाँ पर आप कलिका देख सकते हैं। तो ये इसका डायग्राम है जो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उत्तक संवर्धन। अब उत्तक संवर्धन क्या होता है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, कि पौधे के किसी उत्तक या अंग का संवर्धन करके नए पौधे का निर्माण करना उत्तक संवर्धन कहलाता है। यानी पौधे के किसी उत्तक या अंग का संवर्धन करके नए पौधे का निर्माण करना, नए पौधे का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, उत्तक संवर्धन कहलाता है। और यहाँ पर एक नोट है, इस नोट को आपको जरूर पढ़ना है कि उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण युक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। और उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से आपको तैयार करना है कि उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। यानी उत्तक संवर्धन तकनीक है उसका उपयोग किस में किया जाता है, सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। और जय श्री कृष्णा सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपके 6 नंबर है बीजाणु समासंग या बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु समासंग या बीजाणु निर्माण क्या होता है कि कुछ निम्न वर्गीय पौधों और जीवाणुओं में जीव बहुत से बीजाणु उत्पन्न करते हैं जो रक्षात्मक आवरण में पड़े रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु आवरण तोड़कर बाहर आ जाते हैं और विकसित होकर नया जीव बनाते हैं। कि कुछ निम्न वर्गीय पौधों और जीवाणुओं में जीव बहुत से बीजाणु उत्पन्न करते हैं जो रक्षात्मक आवरण में पड़े रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु आवरण तोड़कर बाहर आ जाते हैं और विकसित होकर क्या बनाते हैं, नया जीव बनाते हैं। और उदाहरण आप देख सकते हैं, एक तो म्यूकर है, एक राइजोपस है, एक सेवाल है, एक माश है, एक फर्न है आदि। ये सभी उदाहरण आपके बीजाणु समासंग या बीजाणु निर्माण के हैं। और यहाँ पर राइजोपस में बीजाणु निर्माण, इसका जो चित्र है, इसका जो डायग्राम है वो भी आप देख सकते हैं। ये डायग्राम किसका है, राइजोपस में बीजाणु निर्माण या बीजाणु समासंग का डायग्राम है, अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए जनन का दूसरा प्रकार है आपके लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है कि जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा जीव युग्मक उत्पन्न करते हैं जिनके मिलने से नई संतान का निर्माण होता है, वह क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। यानी जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा जीव युग्मक उत्पन्न करते हैं जिनके मिलन से नई संतति का निर्माण होता है, नई संतान का निर्माण होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब लैंगिक जनन का महत्व क्या है, लैंगिक जनन का लाभ क्या है। ओके, तो लैंगिक जनन का महत्व या फिर लैंगिक जनन का लाभ, तो इसमें पहला महत्व या पहला लाभ क्या है कि लैंगिक जनन से जनन संतति है उसमें विविधता आती है। यानी लैंगिक जनन है उससे जनन संतति में क्या आती है, विभिन्नता आती है, विविधता आती है। और दूसरा महत्व या दूसरा लाभ क्या है लैंगिक जनन का कि जीन के नए युग्मक बनते हैं जिसके कारण आनुवंशिक विविधता का विकास होता है। और तीसरा महत्व या लाभ क्या है कि नए जीवों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी नए जीवों के जो विकास है, नए जीवों का जो विकास है उसमें लैंगिक जनन की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक अच्छी बात है जो आपको अच्छे से सुननी है, अच्छे से आपको तैयार करनी है कि लैंगिक जनन के लिए डीएनए का प्रतिलिपिकरण आवश्यक है।
लैंगिक जनन के लिए क्या आवश्यक है? डीएनए का प्रतिलिपिकरण है वो आवश्यक है। और वंदे मातरम आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों एक नोट है, इस नोट को भी आपको अच्छे से तैयार करना है कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो जीव पहले युग्मक का निर्माण करते हैं। पहले क्या करते हैं? युग्मक का निर्माण करते हैं, जिनमें डीएनए की मात्रा पैतृक कोशिकाओं की अपेक्षा क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। जब नर और मादा युग्मक आपस में संयोजन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो युग्मनज का निर्माण होता है और इससे डीएनए की जो मात्रा है वो पुनः स्थापित हो जाती है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए कि इम्पोर्टेंट है आपके लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी आपके एग्जाम में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आपको इसको अच्छे से याद करना है। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में आपको अंतर है, डिफरेंस है, वो बताना है। तो एक साइड में आपको लिखना है लैंगिक जनन और एक साइड में लिखना है आपको अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन है, इसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इस क्रिया में दो प्राणी भाग लेते हैं। इस क्रिया में दो प्राणी भाग लेते हैं। और अलैंगिक जनन में क्या होता है कि यह क्रिया केवल एक प्राणी में संपन्न होती है। यानी लैंगिक जनन है उसमें दो प्राणी भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में एक प्राणी भाग लेता है। और लैंगिक जनन में दूसरा पॉइंट है कि इसमें युग्मकों, अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी लैंगिक जनन में युग्मक हैं, शुक्राणु और अंडाणु, इनका निर्माण होता है। और अलैंगिक जनन इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है लैंगिक जनन में कि समसूत्री विभाजन के साथ साथ अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। और अलैंगिक जनन है इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। और लैंगिक जनन में 4 नंबर पॉइंट याद रखना है कि इसमें युग्मक संलयन होता है। और जबकि अलैंगिक जनन है इसमें युग्मक संलयन है वो नहीं होता। और यहाँ पर देखिए नर युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक क्या होता है और इनके मिलने से क्या बनता है। तो नर युग्मक क्या होता है कि गतिशील जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? नर युग्मक कहा जाता है। और जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक कहा जाता है। कि जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को युग्मनज यानी जाइगोट कहा जाता है। और जय श्री श्याम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में देखिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब जो पेड़ पौधे हैं, जो पादप हैं, उनमें लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से पॉसिबल होता है? तो आवृत बीजी के जननांग पुष्प में पाए जाते हैं। और पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। बाह्य दल होता है, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है, दलपुंज होता है, आदि पुष्प के क्या होते हैं? जननांग, और जिनमें जनन कोशिकाएं बनती हैं। अब ये जो जननांग है इनमें क्या बनती है? जनन कोशिकाएं बनती हैं। अब हम बात करेंगे पुष्प के प्रकार। अब देखिए पुष्प है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो एकलिंगी होता है, एक उभयलिंगी या द्विलिंगी होता है। तो सबसे पहले एकलिंगी पुष्प क्या होता है? यूनिसेक्सुअल क्या होता है कि जब पुष्प में केवल एक जननांग पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसरी उपस्थित होता है। यानी जब पुष्प में केवल एक जननांग उपस्थित होता है, या तो स्त्रीकेसर होता है या पुंकेसर होता है, इन दोनों में से एक जननांग उपस्थित होता है तो उसे हम एकलिंगी पुष्प कहते हैं। ओके, इसके उदाहरण क्या? एक तो पपीता है, एक तरबूज है, एक मक्का है, एक कंकड़ी है। ये सब किसके उदाहरण हैं? एकलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। उसके बाद में उभयलिंगी पुष्प क्या होता है, यानी बाइसेक्सुअल क्या होता है, या इसको हम द्विलिंगी पुष्प भी कह सकते हैं कि जब पुष्प में स्त्री कैंसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, यानी दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, उन्हें हम उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। इसके उदाहरण है गुड़हल, सरसों, गुलाब, टमाटर आदि। अब है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट, इसका नामांकित चित्र आप देख सकते हैं। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र आप देख सकते हैं। ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये आपके अंडाशय है। अब इनसे क्या बना है? स्त्री केसर बना है। ओके, और ये परागकोश है, ये तंतु है, ये दल है जिसको पंखुड़ी कहा जाता है, और ये आपके बाह्य दल है। ओके, और यहाँ पर परागकोश
परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ये बात हम आगे भी पढ़ेंगे। अब देखिए पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन। अब पुष्प के विभिन्न भाग हैं, जैसे बाह्य दलपुंज है, स्त्रीकेसर है, पुंकेसर है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो पुष्पी पौधों में पुष्प लैंगिक जनन में क्या करता है, सहायता करता है, मदद करता है। फूलों की सहायता से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। फूल में एक आधारी भाग होता है जिस पर फूल के सभी भाग लगे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। और फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं। फूल है, पुष्प है, उसके मुख्य 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज क्या होता है, यह फूल का सबसे भारी भाग होता है। यह हरी पत्तियों के रूप में होता है, जिन्हें बाह्य दलपुंज कहते हैं। और यह फूल की क्या करता है, रक्षा करता है। तो इस प्रकार से आपको साथ साथ में इन नोट्स को लिखना है, या आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं, साथ साथ में आपको याद करना है। अब देखिए दूसरा प्रकार है पुष्प का दलपुंज। अब दलपुंज क्या होता है कि बाह्य दलपुंज के भीतरी भाग को दलपुंज कहते हैं। प्रत्येक अंग पंखुड़ी या दल कहलाता है। इसका रंग विभिन्न फूलों में अलग अलग होता है और इनका कार्य क्या है, कीटों को आकर्षित करके परागकण में सहायता करना। इनका कार्य क्या है, दलपुंज का कार्य क्या है, कीटों को आकर्षित करके जो परागण हैं उनमें क्या करना, सहायता करना, मदद करना। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों तीसरा है आपके पुंकेसर। अब पुंकेसर क्या होता है, यह फूल का बाहर से तीसरा भाग है। इसके प्रत्येक अंग को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर के मुख्य 2 भाग होते हैं, एक तो परागसूत्र होता है, एक पुतंतु होता है। परागसूत्र भोजी द्वारा परागकोश से जुड़ा होता है और परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। और ये निषेचन के बाद क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। उसके बाद में 4 नंबर पार्ट है, 4 नंबर भाग है आपके स्त्रीकेसर। अब स्त्रीकेसर क्या होता है, यह फूल का मादा भाग होता है। यह फूल का मादा भाग होता है। इसके प्रत्येक अंग को क्या कहा जाता है, स्त्री कैंसर कहा जाता है या गर्भ कैंसर कहा जाता है। और इसके 3 भाग होते हैं, एक तो होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका, एक होता है अंडाशय। तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नोट में कि आधार पर उभरा फूला भाग क्या है, अंडाशय है। और मध्य में लंबा भाग क्या है, वर्तिका है। और शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है जो प्राय चिपचिपा होता है। अंडाशय में क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। और प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए परागण, पोलिनेशन। परागण क्या होता है, परागण किसे कहते हैं, तो परागण और इसके प्रकारों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो परागण क्या होता है कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यानी परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है डियर स्टूडेंट, इसको आपको जरूर याद करना है। इसको हमने हाईलाइट किया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण वायु, जल, कीट, पक्षी अथवा चमगादड़ों द्वारा संपन्न होता है। ओके। और जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से इस बार 10th क्लास साइंस के अंदर सभी बच्चों के फुल मार्क्स हैं वो आने वाले हैं। तो एक बार जय माता दी जरूर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो देखिए पराग कोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए परागण के प्रकार। अब परागण है वो आपके 2 प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है। स्वपरागण क्या होता है कि जब परागण की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के पुष्प पर पड़ता है तो वह क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण क्या होता है कि जब परागण की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं।
उसके बाद में देखिए अंकुरण। अब अंकुरण क्या होता है कि बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है। बीज में क्या होता है, एक भावी पौधा होता है, एक भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपके वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण। इसका डायग्राम है, ओनली ये डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। ये इसमें क्या है, परागकण है, ये वर्तिकाग्र है और ये नर युग्मक है, ये परागनली है और ये अंडाशय है, ये मादा युग्मक है। तो इसके नाम भी आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कालाजार के रोगाणु का नाम क्या है, लेशमानिया। आपको अच्छे से याद रखना है कि कालाजार के रोगाणु का नाम लिखिए तो आपको बताना है लेशमानिया। उसके बाद में है मानव में लैंगिक जनन। अब मानव में लैंगिक जनन में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करने वाले हैं कि हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। कक्षा 1 से 10 तक पहुँचते पहुँचते हमारी लंबाई और भार है वो बढ़ जाता है। हमारे दांत जो गिर जाते हैं दूध के दांत कहलाते हैं और नए दांत निकल आते हैं। ओके, ये कुछ बातें जो आप अच्छे से जानते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं पुबर्टी के बारे में, यानी यौवनारंभ क्या होता है। यौवनारंभ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वह आयु जिससे लड़के व लड़कियों में द्वितीयक लक्षण प्रारंभ होने लगते हैं, क्या कहलाता है, यौवनारंभ कहलाता है। कि वह आयु जिससे लड़के व लड़कियों में द्वितीयक लक्षण प्रारंभ होने लगते हैं, शुरू होने लगते हैं, उसे हम यौवनारंभ कहते हैं। और यहाँ पर एक नोट दे रखा है कि लड़कों में यौवन 9 से 14 वर्ष की आयु के बीच शुरू होता है और जबकि लड़कियों में यौवन है वो 8 से 13 वर्ष की आयु के बीच शुरू होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो इसमें पहला परिवर्तन है कि स्तनों की वृद्धि, स्तनों में स्तन हैं उनकी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है और जो दुग्ध ग्रंथियाँ हैं उनका विकास होने लगता है। और दूसरा है कि आवाज़ महीन और सुरीली हो जाती है। और तीसरा है कि त्वचा तेलीय हो जाती है। और 4 नंबर है कि आर्तव चक्कर प्रारंभ हो जाता है। और 5 नंबर है श्रोणी भाग चौड़ा और नितंब भारी हो जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं, ये 5 परिवर्तन आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में देखिए मानव का नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र, इनके बारे में भी फुल कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो मानव का नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र क्या होता है कि जनन कोशिका अर्थात शुक्राणु उत्पादित करने वाले अंग और जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से जनन तंत्र बनाते हैं। और मानव के नरजनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। इसमें पहला अंग कौन सा होता है, वृषण। अब देखिए पुरुष है जो नर है उसमें एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर थैले जैसी रचना वृषण कोश में स्थित होते हैं और प्रत्येक वृषण के अंदर अनेक अत्यधिक पतली और कुंडलित नलिकाएं शुक्राणु नलिकाएं होते हैं। इनमें स्थित शुक्र जनन कोशिकाएं शुक्राणु जनन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। उसके बाद में देखिए दूसरा है आपके अधिवर्षण। अब अधिवर्षण क्या होता है कि अधिवर्षण वृषणों के ऊपर स्थित अति कुंडलित नलिकाएं होती हैं। शुक्राणु वृषण से इन नलिकाओं में आते हैं। तीसरा है आपके शुक्र वाहिनी। अब शुक्र वाहिनी क्या होती है कि अधिवर्षण का अंतिम छोर एक संकरी नली में खुलता है, इसे शुक्र वाहिनी कहते हैं। और दोनों ओर की शुक्र वाहिनी उदर गुहा में प्रवेश करके शुक्राशय से मिल जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 4 नंबर, यानी नरजनन तंत्र का जो 4 जो आपके भाग है, 4 जो अंग है वो है आपके शुक्राशय। यह थैली नुमा रचना होती है। शुक्र वाहिनी उदर गुहा में पहुंचकर मूत्र नली के साथ लूप बनाती हुई शुक्राणु में खुलती है। शुक्राशय में शुक्राणु हैं वो एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं और शुक्राशय में पोषक तरल स्त्रावित होता है। शुक्राणुओं सहित इस तरल को क्या कहा जाता है, वीर्य कहा जाता है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। आप देखिए इसका डायग्राम दे रखा है मानव में नरजनन तंत्र। तो यहाँ पर इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, ये शुक्राशय है और ये मूत्र नलिका है और ये शुक्र वाहिनी है और ये वृषण कोश है, ये वृषण है और यहाँ पर ये मूत्र मार्ग है
और ये शीशन है, और ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, और ये मूत्राशय है। तो इसका डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए 5 नंबर जो अंग दे रखा है वो है मूत्र मार्ग। अब मूत्र मार्ग क्या होता है कि शुक्राशय है वो एक संकरी नली के द्वारा, जिसे स्खलन नलिका कहते हैं, मूत्राशय के संक्रिय मार्ग में खुलता है। पुरुष है उसमें मैथुन क्रिया के लिए मूत्र मार्ग एक मांसल अंग शीशन में स्थित होता है और बाद में यह एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। इसे हम क्या कहते हैं? मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। और मैथुन के समय शीशन भग के द्वारा मादा की जो योनि है उसमें प्रवेश करके वीर्य को शरीर के अंदर भेजने का वर्क है, कार्य है वो करता है। अब 6 नंबर दे रखा है। 6 नंबर क्या है? आपके सहायक ग्रंथियां यानी प्रोस्टेट ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियां क्या होती हैं कि उपयुक्त अंगों के अतिरिक्त पुरुषों में प्रोस्टेट काउपर्स तथा पीनियल ग्रंथियां हैं वो उपस्थित होती हैं, जो अपने अपने स्त्राव वीर्य में स्त्रावित करते हैं और शुक्राणुओं की रक्षा करते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो काफ़ी बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, इस बार भी आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको तैयार करना है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, यानी जो भ्रूण है उसको माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम है अपरा, जो आपको अच्छे से याद रखना है। यानी प्लेसेंटा कह सकते हैं या फिर अपरा कह सकते हैं। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उसके बाद में है मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र क्या होता है? मादा जनन तंत्र है उसमें निम्नलिखित अंग होते हैं, जिसमें पहला अंग है अंडाशय यानी ओवेरी। ये एक जोड़ी होते हैं और ये अंडाकार भूरे रंग की रचनाएं होती हैं जो उदर गुहा में गर्भाशय में दोनों ओर एक एक करके स्थित होते हैं। अंडाशय में अंडजनन की क्रिया द्वारा अगुणित अंड का निर्माण होता है। और दूसरा अंग दे रखा है अंडवाहिनी। अब अंडवाहिनी के बारे में आप देख सकते हैं, ओविडक्ट के बारे में देख सकते हैं कि प्रत्येक अंडाशय के समीप एक पतली नली अंडवाहिनी होती है। इसके अगले सिरे की कीप जैसी रचना को मुखिका कहते हैं। अंडवाहिनी की भित्ति कुंचनशील व रोमयुक्त होती है, जिसकी सहायता से अंडा है वो गर्भाशय की ओर गमन करता है। प्रत्येक अंडवाहिनी अंत में गर्भाशय में खुलती है, गर्भाशय में ओपन होती है। 3 नंबर आपको दे रखा है गर्भाशय। गर्भाशय एक मांसल रचना है जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग संकरा होता है। दोनों ओर की अंडवाहिनियां गर्भाशय के चौड़े भाग में ऊपर की ओर खुलती हैं और निषेचित अंड गर्भाशय की भीतरी भित्ति में निर्मित सूक्ष्मांकुरों में रोपित हो जाता है और शिशु के जन्म तक भ्रूण का विकास वो इसी में होता है, डेवलपमेंट है वो इसी में होता है। ये आप देख सकते हैं मादा जनन तंत्र का डायग्राम। यहाँ पर देख सकते हैं आप अंडवाहिका, और ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये आपके अंडाशय है, ये गर्भाशय, और ये ग्रीवा है, ये योनि है। तो ये इसके प्रमुख अंग हैं। अब 4 नंबर जो अंग दे रखा है वो है योनि। अब योनि क्या होती है, वेजिना क्या होती है? गर्भाशय का निचला भाग एक संकरी और लचीली मांसल नलिका में खुलता है, जिसे क्या कहा जाता है? योनि कहा जाता है। मैथुन के समय पुरुष का वीर्य इसी नलिका में स्खलित होता है और गर्भाशय मुखिका से होते हुए शुक्राणु यानी फैलोपियन नलिका में पहुंचता है। 5 नंबर अंग दे रखा है भग। योनि बाहर की ओर एक छिद्र के द्वारा खुलती है जिसे भग कहते हैं। इसे सुरक्षित रखने के लिए इसके दोनों ओर 2 मांसल ओष्ठ होते हैं। दोनों ओष्ठों के जुड़ने के स्थान पर ऊपर की ओर एक भग शीशन होता है। उसके बाद में 6 नंबर दे रखा है आपको बर्थोलिन ग्रंथि। अब बर्थोलिन ग्रंथि क्या होती है? यह एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ स्त्रावित करती है। यह स्त्राव मैथुन को सुगम बनाता है तथा शुक्राणुओं को जीवाणुओं से क्या करता है? रक्षा करता है। स्त्रियों में निषेचन है वो फैलोपियन नलिका में होता है। जो स्त्रियां होती हैं, मादा होती हैं, उसमें निषेचन है जो फर्टिलाइजेशन है वो कौन सी नलिका में होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छे से आपको याद करना है।
और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? तो अंड का निषेचन न होने की स्थिति में, न होने की सिचुएशन में गर्भाशय की जो मांसल है और जो स्पंजी है वो अंतःभित्ति धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और अक्षतिग्रस्त उत्तक है, रक्त है और श्लेष्म योनि मार्ग से निष्कासित हो जाता है, जिसे रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं और यह अवधि 2 से 8 दिनों तक होती है। उसके बाद में रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति में अंतर बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक तो रजोदर्शन है और एक है आपके रजोनिवृत्ति, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले रजोदर्शन क्या होता है कि वह अवस्था जब स्त्रियों में रजोधर्म आरंभ होता है, शुरू होता है, जो लगभग कितना है 13 वर्ष, और यह स्त्रियों में वह प्रारंभिक अवस्था है जब वे गर्भ धारण कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा है रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति वह अवस्था है जब स्त्रियों में रजोधर्म बंद हो जाता है और इसकी अवस्था है 40 से 50 वर्ष, यानी स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष के बाद रजोधर्म है वो बंद हो जाता है। इसके बाद स्त्रियां हैं वो गर्भ धारण है वो नहीं कर सकती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है जनन स्वास्थ्य। अब जनन स्वास्थ्य क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? तो लैंगिक क्रिया के द्वारा गर्भ धारण की संभावना सदैव बनी रहती है। गर्भ धारण की अवस्था में स्त्री के शरीर और भावनाओं की मांग और आपूर्ति बढ़ जाती है और यदि वह गर्भ धारण के लिए तैयार नहीं है तो इसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भ धारण को रोककर स्वास्थ्य को बनाए रखना क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य कहलाता है। और यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख सकते हैं कि गोनोरिया और सिफिलिस यौन संचारित रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई 2 यौन संचारित रोग या कोई 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम बताओ। तो एक तो गोनोरिया है, एक आपकी सिफिलिस है। उसके बाद में देखिए गर्भ निरोधन, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके गर्भ निरोधन। गर्भ निरोधन क्या होता है कि मादा द्वारा गर्भ धारण न होने देना क्या कहलाता है? गर्भ निरोधन कहलाता है। कि मादा द्वारा गर्भ धारण न होने देना क्या कहलाता है? गर्भ निरोधन। अब गर्भ निरोधन की कुछ विधियां हैं, उन विधियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहली विधि का नाम है रासायनिक विधियां। अब रासायनिक विधियां क्या होती हैं कि अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ मादा निषेचन क्रिया को रोक सकते हैं। ऐसी अनेक गोलियां आज भी बाजारों में उपलब्ध है जिन्हें खाने से गर्भ धारण है वो नहीं हो पाता। झाग की गोलियां, जेली तथा विभिन्न क्रीमों के प्रयोग से भी गर्भ धारण है वो रोका जा सकता है। और उसके बाद में दूसरी विधि है शल्य विधियां। अब शल्य विधियां क्या होती हैं कि पुरुष नसबंदी तथा स्त्री नसबंदी द्वारा निषेचन क्रिया को बाधित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कुशल चिकित्सकों द्वारा पुरुषों में शुक्रवाहिनी तथा स्त्रियों में अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिसे शुक्राणुओं का अंडाणुओं से मिलन है वो नहीं हो पाता। तीसरा है आपके भौतिक विधियां। इन विधियों में कुछ उपकरणों के द्वारा शुक्राणु और अंडाणु को मिलन को रोक दिया जाता है। और नोट, आप इस नोट को जरूर पढ़ें कि एक तो पुरुष कंडोम के द्वारा गर्भ धारण है वो रोका जा सकता है, एक स्त्री कंडोम के द्वारा, एक कॉपर टी के द्वारा, एक गर्भ निरोधन लूप के द्वारा आदि कुछ भौतिक गर्भ निरोधन युक्तियां हैं जिनके द्वारा गर्भ निरोधन है वो रोका जा सकता है, गर्भ धारण रोका जा सकता है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्यूबेक्टोमी और वासोक्टोमी में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले ट्यूबेक्टोमी क्या होती है कि गर्भ धारण को रोकने के लिए अंडवाहिनी के एक भाग को काटकर बांध देना क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। और वासोक्टोमी क्या कहलाता है कि पुरुषों में शुक्रवाहिनी को काटकर बांध देना क्या कहलाता है? वासोक्टोमी कहलाता है। उसके बाद में फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगी? तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसका कारण क्या है कि कॉपर टी का प्रयोग गर्भ निरोधन के लिए किया जाता है, इसका यौन संचारित रोगों से बचाव में कोई योगदान नहीं होता। ओके, और इसी के साथ आपका चैप्टर है
वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर है वो जल्द ही आपका अपलोड होगा। ये नोट्स आपको कैसे लगे ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट्स एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें।